उसी से ही एक्सप्लेन करेंगे। वेट करो 1 सेकेंड बस। दिख रही है, विजिबल है, क्लियर है बेटा? मैम रुकिए, यस मैम दिखने लगी। ओके, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा जूम करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ यस मैम। देखो एक चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, यही होती है हमारी, जो बेसिकली जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं। वैसे तो हमने बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल, जो स्ट्रेटजीज होते हैं 3 टाइप की होती है, कॉर्पोरेट होती है, बिजनेस लेवल होती है, फंक्शनल लेवल होती है। ये तो पुरानी बात हो गई। अभी हम फिलहाल सिर्फ क्या किसकी बात कर रहे हैं, जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज की। जैसा कि चार्ट में तुम लोग इस फ्लो चार्ट जो बना हुआ है इसमें देख पा रहे हो कि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजिक एडवांटेज और स्ट्रेटेजिक टारगेट के बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो है हमें इस टाइप से एक स्ट्रेटजीज के फॉर्म में मिलता है। इसमें हमारी 3 स्ट्रेटजीज तुम्हें दिख रही होंगी। नीचे एक फोकस लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, उसके साइड में राइट साइड में ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी 3 जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, ये जिसे या ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप कह लें, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और नेक्स्ट फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम और एक और चीज भी दिख रही होगी, जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है उसके लेफ्ट साइड और अपर लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स चल रहे हैं। एक तो ये चल रहा है यूनिकनेस रिसीव्ड बाय द कस्टमर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में, और लेफ्ट साइड में दिख रहा है इंडस्ट्री वाइड। मतलब कि इंडस्ट्री वाइड का मतलब, क्योंकि लोग भी जानते हो कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ओनली सिंगल प्रोडक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्ट नहीं लिस्टेड है। सेम उसी के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब ये कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट को अपनी लाइकिंग्स में ज्वाइन करता है। ठीक है, और एक वैल्यू और दिख रही है, यूनिकनेस रिसीव्ड बाय द कस्टमर्स। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो भी कस्टमर के एंड से जो भी रिसीव हो रहा है उसे वहां पे वो यूनिकनेस देख रहा है प्रोडक्ट की, जो भी रिसीव हो रही है बाय द कस्टमर्स। दैट्स व्हाई शायद इतने अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से कुछ सिलेक्टेड या कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए ही कंज्यूमर ब्रांड लॉयल्टी अपनी शो करता है। ठीक है, अब यही बात अगर हम ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप पे आ जाए तो वहां हमें दिख रहा है लो कॉस्ट पोजीशन एक साइड पे, और एक साइड पे इंडस्ट्री वाइड दिख रहा है। इंडस्ट्री वाइड मींस ऑल ओवर द मार्केट। ठीक है, जो भी मार्केट में कंपटीशन है या मार्केट में प्लेयर है वो कितना उनके बीच बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अब उतने अवेलेबल प्रोडक्ट्स में भी तुम क्या, जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहा है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को वो सर्च कर रहा है कि जिन प्रोडक्ट की सबसे लो कॉस्ट होगी सिर्फ उन्हीं को वो चूज करेगा। लाइक जैसे अगर हम क्या करें, शैम्पू की बात करें, ठीक है, शैम्पू हमारे पास बहुत सारे हैं, सनसिल्क भी है, ट्रेस्मी भी है, डव भी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लिनिक प्लस भी है। उसमें अब हम क्या सर्च करते हैं कि जो अच्छा तो हो ही, साथ ही साथ जिसकी प्राइसिंग भी कम हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन मीन्स लगभग सारे ही शैम्पूज का काम एक ही होता है कि हमारे बालों को बहुत अच्छा करना, बट उसमें भी हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कि कई सारे ऐसे शैम्पू होते हैं जहाँ पे हमें अलग से कंडीशनर नहीं यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो कंडीशनर जो होता है वो शैम्पू में ही एक साथ ही इनबिल्ट होता है या एक साथ ही मैनेज हम कर लेते, तो हम वो, ये क्या हुआ, ये एक टाइप की डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है, तो अभी अब हम बात करते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, एक मिनट को स्क्रीन को जरा स्वाइप करें। कॉस्ट लीडरशिप, हाँ, this strategy involves the firm winning market share by appealing to cost conscious or price sensitive customers. This is achieved by having the lowest price in the target market segment, or at least the lowest price to value ratio, price compared to what customers receive. ये strategy क्या करती है, firm के winning market share को, winning market share means कोई idea?
अरे सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है कॉस्ट लीडरशिप, मतलब आपने अपने प्राइस के थ्रू जितनी जो ये स्ट्रेटजी है इसमें प्राइस के थ्रू जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं उन पर लीडरशिप आप करके चल रहे हो, ठीक है। तो आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसने विनिंग मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि आपने सबसे कम प्राइस को ऑप्ट करके बाकी सारे प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ के कस्टमर के बीच में या कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनाई है बाय यूजिंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। दिस इज अचीव्ड बाय हैविंग द लोएस्ट प्राइसेस इन द टारगेट मार्केट सेगमेंट। ये आपको कैसे अचीव हो सकता है कि जो भी आपका टारगेट मार्केट सेगमेंट है उसमें आप उस सेगमेंट को आप सबसे कम प्राइस ऑफर करके उस कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट की ओर स्विच कर ले जाए, ठीक है। क्या होता है जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है फर्म की, वो बेसिकली इसी स्ट्रेटजी पर बेस्ड होती है। कैसे बेस्ड होती है? इसी कि सारे ही कॉम्पिटिटर्स या सारे ही प्रोडक्ट सेम चीज ऑफर करते हैं, ठीक है। और सब में जब सेम ही चीज ऑफर कर रहे हैं तो कस्टमर को सोचना पड़ेगा कि अगर जो फैसिलिटी उसे या जो सर्विसेज या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन उसको किसी ए प्रोडक्ट पे मिल रहा है, सेम वही बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ बी या सी में से सिर्फ बी प्रोडक्ट को ही क्यों ऑप्ट करे? क्यों? कोई तो एक ऐसा एक स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए जिसके थ्रू उसका जो भी कस्टमर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी के बारे में सोचे, ठीक है। तो वही एक स्पेसिफिक फैक्टर ही मानकर चलते हैं कॉस्ट लीडरशिप फैक्टर है, ठीक है। शायद इसी ही लिए कस्टमर क्या कर रहा है, कहीं और का किसी और प्रोडक्ट का ना सोच के वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी के बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। To succeed at offering the lowest price while still achieving profitability and a high return on investment, the firm must be able to operate at a lower cost than its rivals. क्या कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको अचीव करनी है और अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न भी अचीव करना है, तो ऐसा केस ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई फर्म ऐसा तभी कर सकती है, द फर्म मस्ट बी एबल टू ऑपरेट एट अ लोअर कॉस्ट देन इट्स राइवल्स। सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में जब वो अपने राइवल्स मींस उसके उसी के ही जो और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो उसके क्या हो गए? राइवल्स हो गए, ठीक। फर्म सिर्फ तभी ये कर पाएगी कि वो उनसे ऑपरेट कर सके मार्केट में या कंपटीशन में जबकि वो एक लोएस्ट कॉस्ट इसको प्रोवाइड करे टू द कस्टमर। नेक्स्ट क्या है? देयर आर 3 मेन वेज टू अचीव दिस। कौन कौन से 3 मेन वेज हो सकते हैं? पहली दे रखी है, द फर्स्ट अप्रोच इज अचीविंग अ हाई एसेट यूटिलाइजेशन। हाई एसेट यूटिलाइजेशन मींस कहा जाता है, एक बहुत ही बेसिक सा टर्म है जो तुम लोग शायद अपनी बीबीए फर्स्ट सेम से सुनते चले आ रहे होंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। आपके पास जो भी एसेट्स है या जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत ही स्कार्स हैं, बहुत ही मिनिमम है, कम है, जिनका आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। शायद तभी आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लिखा भी हुआ, इन सर्विस इंडस्ट्रीज दिस may mean for example a restaurant that turns tables around very quickly or an airline that turns around flights very fast. In manufacturing it will involve production of high volumes of output. High volumes of output माने आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करा रहे हो, शायद आप ज्यादा जल्दी आउटपुट प्रोवाइड करा रहे हो या कस्टमर को की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, शायद इसी ही वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट की ओर स्विच कर रहा है, ठीक है। वो किसी और प्रोडक्ट की ओर ना जाके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए को ही ए के लिए ही अपनी ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहा है। दैट मींस कि जो इनके 3 वेज हैं, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप के, उसका सबसे फर्स्ट वे क्या हुआ? हाई एसेट यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ हाई एसेट। नेक्स्ट क्या दे रखा है? द सेकंड डायमेंशन इज अचीविंग लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस अचीविंग लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस जो भी आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाए क्योंकि कि उन पे लगने वाली जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, चाहे वो डायरेक्टली लगे या इनडायरेक्टली लगे, ठीक है, वो बहुत ही कम हो। शायद उसी ही केस में आप क्या कर पाएंगे? हायर वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट
प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर भी आपका शायद उसी ही केस में आपके प्रोडक्ट की पास आपके प्रोडक्ट को ही लाइक करेगा, ठीक है, वो किसी और प्रोडक्ट की ओर स्विच करना नहीं चाहेगा, ठीक है। एक और भी दे रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट आर केप्ट लो बाय यूजिंग फ्यूअर कंपोनेंट्स, यूजिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ मॉडल्स प्रोड्यूस्ड टू एंश्योर लार्जर प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। एक और भी चीज दे रखी है, ओवरहेड्स आर केप्ट लो बाय पेइंग लो वेजेस, लोकेटिंग प्रीमाइसेस इन लो रेंट एरियाज, एस्टैब्लिशिंग अ कॉस्ट कॉन्शियस कल्चर, etc. Maintaining this strategy requires a continuous search for cost reductions in all aspects of the business. This will include outsourcing, controlling production costs, increasing asset capacity utilization, and minimizing other costs इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, R&D एंड एडवर्टाइजिंग। इसमें एक और भी बात कही गई है कि आपको जो 3 वेज दे रखे थे उसमें सेकंड वे तो ये तो वो था ही कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है उसको आप क्या करें, अचीव करें कम से कम ऑपरेटिंग कॉस्ट को लगाकर, जिससे कि आप एक हायर वॉल्यूम का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। आपको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी मिनिमम करना होगा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से साथ साथ आप किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स जनरेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आपको अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में रोल प्ले करना है या आपको कॉस्ट लीडर बनना है, तो इसके लिए आपको अपनी जितनी भी अदर्स वेरियस कॉस्ट लाइक क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट जो भी इनकर हो रही हैं, उनको भी आपको क्या करना है, उनसे भी कोप अप करना है, मींस उनसे भी मीट करना है कि उनको आप कम से कम खर्च करें, ठीक है, या कम से कम अमाउंट आप अपनी इन्वेस्ट करें, कहां पर, प्रोडक्शन पर या अदर एक्सपेंसेस पर, ठीक है। इस तरीके से आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का यूज कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड हमें क्या दे रखा है, the third dimension is control over the value chain encompassing all functional groups. थर्ड डायमेंशन हमें जो दे रखी है कि जो वैल्यू चेन है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं किसी भी फर्म के, लाइक फाइनेंस, सप्लाई, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, आईटी, रिटेल, जो भी जितने भी सेक्टर, जितने भी फंक्शनिंग ग्रुप हैं किसी भी फर्म के, उन पर आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि आप किसी भी टाइप का कोई भी एक्सेस एक्सपेंसेस क्या ना करें, एक्सेस एक्सपेंस ना करें, जिस तभी शायद आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस में। अगर ऐसा हुआ तो शायद कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को देख रहा है, वो होगा सिर्फ आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ये भी एक टाइप की स्ट्रेटजी है, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से। कैसे डिफरेंशिएट करते हो, जैसे कि अभी अगर हम बात करें, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी शैम्पू की, तो शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो शैम्पू की बात कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक कि हम यूज कर रहे हैं पैंटीन, ठीक है, पैंटीन शैम्पू हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, बहुत अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल शैम्पू है, बहुत कम असर डालता है, बालों पे बहुत लीस्ट इफेक्टेड होता है, ये वो इस तरीके से करके बहुत सारे आप उसको एडवांटेज गिना दोगे, ठीक है। अब हमें यही अगर कोई सिर्फ सामने से दूसरा पर्सन करे सेम यही सारे काम, तो डव शैम्पू भी करता है या सनसिल्क भी करता है, ट्रेस्मी करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, किससे, आपके प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट के किसी और प्रोडक्ट से, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन मींस अपने प्रोडक्ट में कोई एक यूनिक फीचर या वैल्यू ऐड करके जब आप मार्केट में और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आगे करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। कोई एग्जांपल बोलो,
बोलो बच्चों, कुछ तो सोचो। गति ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का नाम सुना है? लगभग सभी ने सुनी रखा होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत फेमस कंपनी है। ये क्या करती है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है कि क्या कि आपका जो भी शिपमेंट है, सबसे पहली बात ये क्या है, एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, नाम सबने सुनी रखा होगा, गति ट्रांसपोर्ट कंपनी। सामान को, आपके ऑर्डर किए सामान को आप तक पहुंचाती है, ठीक है। हमारे पास सामान तो आ जाता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हम उसको, उस सामान को हमारे ऑर्डर करने से लेकर हम तक पहुंचने तक कितनी फेजेस को फेस करना पड़ा है, कितनी जगह वो रुक रुक कर हम तक पहुंचा है, ठीक है। बहुत ही आसान रास्ता नहीं था उसका, उस प्रोडक्ट का हम तक पहुंचने का, बट कितनी प्रॉब्लम्स को वो क्रॉस करता हुआ हम तक आया है। लाइक अब अगर हम गति की बात करें तो वो क्या करता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट फीचर क्या है कि वो आपकी शिपमेंट, रिस्क इंश्योर्ड शिपमेंट को आप तक विद इन टाइम पहुंचाता है, और अगर आप तक इन टाइम नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका अमाउंट आपको वो रिफंड करता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड होंगी जो सामान आप तक पहुंचा रही होंगी, बट शायद हर कंपनी ऐसा नहीं करती होगी। ऐसे केस में अपने प्रोडक्ट को सबसे सिंपल और सबसे यूनिक दिखाने के लिए, सिंपल मीन सबसे इनोवेटिव या यूनिक दिखाने के लिए कि वो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करता है, क्या किया गया, इस प्रोडक्ट को यूज किया गया, ठीक है। और इसमें वेरियस स्ट्रेटजीज यूज की गई, जिससे कि क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट था वो और भी जो अवेलेबल प्रोडक्ट थे उनके बीच से एक डिफरेंट प्रोडक्ट साबित हुआ, और कस्टमर क्या किया, उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज जो भी हमने गति को लेकर बताई है, क्योंकि हर कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है, सारी नहीं, कुछ ही एक कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कोई एक डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करके दूसरे प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंट दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। लिखा भी हुआ है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट वेयर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव। जो हमारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी थी, उसमें जो हमारा टारगेट कस्टमर था वो प्राइस सेंसिटिव क्या था, नहीं था। प्राइस सेंसिटिव था कि नहीं था, बोलो बोलो। Yes, प्राइस सेंसिटिव था, तभी तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर पाया कि उसके पास जितने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे, सबके बीच वो रहते हुए भी सब सारे प्रोडक्ट्स के अट्रैक्शन को तोड़ते हुए उसके कुछ एक पर्टिकुलर कस्टमर्स बने। अब कैसे बन पाए, जबकि उसने क्या किया, सबसे कॉस्ट लीडरशिप अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसी स्ट्रेटजी को यूज किया जिससे कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस में ज्यादा इफेक्ट ना आए, ठीक है, और वो कस्टमर की नीड्स को बहुत ही कम से कम पैसों में नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसमें जो हमारे कस्टमर का सेगमेंट था वो प्राइस सेंसिटिव नहीं था, मार्केट कॉम्पिटिटिव ही रहेगा, ठीक है। और इसलिए मार्केट कॉम्पिटिटिव रहेगा, जब तक कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है तभी तक हम सिर्फ स्ट्रेटजीज को यूज कर पा रहे हैं। जैसे अगर मार्केट में कंपटीशन की कमी हुई तो हम इन स्ट्रेटजीज का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, और क्या क्या दे रखा है, like market is competitive or saturated, customers have very specific needs which are possibly underserved, and the firm has unique resources and capabilities which enable it to satisfy these needs in ways that are difficult to copy. कस्टमर की नीड्स को फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है, और ये तभी फुलफिल हो सकता है जबकि जो भी मार्केट में कंपटीशन है वो बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा हो, कस्टमर की नीड्स को प्रॉपर जाना जाए, समझा जाए। वाई द, क्या हुआ बच्चों, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, yes, ma'am. आ रही है आवाज। आ रही है। ओके ओके। तो ये तभी हो पाएगा जबकि कस्टमर्स की नीड्स को जाना जाए, समझा जाए, इवन
उनको फुलफिल भी किया जाए थ्रू द या बाय द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। और कैसे किया जाए, अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएट किसी भी एक पार्ट पर या कोई भी उसमें वैल्यू एड ऑन करके, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम अवेलेबल अदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकें या अलग साबित कर सकें। ठीक है, एक और चीज भी दे रखी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज, इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर बिग कंपनीज टू अप्लाई डिफरेंशिएशन विद एट्रीब्यूट्स थ्रूआउट predominant intensity in any one or several of the functional groups. This point is critical. देखो ये जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, जैसा कि अभी हमने कहा, हम क्या करते हैं, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कोई एक उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू का क्रिएशन करते हैं, या किसी भी एस्पेक्ट पे उसमें कुछ चीजों को इनोवेटिव, कुछ चीजों को उसमें उसके साथ अटैच करके उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। बट ऐसा हर एक कंपनी के थ्रू कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ क्या है, सिर्फ बड़ी कंपनीज कर पा सकती हैं जिनकी फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और शायद वो जितनी स्ट्रांग फाइनेंशियल पावर होगी उतना ही अच्छा वो काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें फंड्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर हम किसी छोटी कंपनी की बात करें तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उन्हें अपना फंड्स भी देखना होता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी करना होता है रेस्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा मार्केट में अपना सर्वाइवल भी देखना होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारी है फोकस स्ट्रेटजी। जो अभी हमने सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तो एक फ्लो चार्ट दिखाया था, उसमें सबसे पहले हमारी कॉस्ट लीडरशिप थी, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी थी, थर्ड जो थी हमारी वो थी फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी नाम से ही पता लग रहा है, वो स्ट्रेटजी जिसमें मैन्युफैक्चरर का पूरा जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फोकस स्ट्रेटजी को यूज करता है, जिससे वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ही फोकस कर सके। और ऐसा करने से क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को एक इनोवेटिव फॉर्म दे पाएगा, और इनोवेटिव फॉर्म के फॉर्म में ही वो उसे प्रेजेंट कर पाएगा इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, अच्छा क्या this dimension is not a separate strategy for big companies due to small market conditions. Big companies, which those applying differentiation strategies, they also choose to apply in conjunction with focus strategies, either cost or differentiation. On the other hand, this is definitely appropriate strategies for small companies, especially for those wanting to avoid competition with big ones. अभी हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है वो यूजफुल तो बहुत है, अच्छी भी है, बट वो मैक्सिमम या मेनली यूज किसके थ्रू की जाती है, सिर्फ बड़ी कंपनीज के थ्रू। छोटी कंपनीज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बहुत कम यूज कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं फंड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनके पास एक्सेसिव फंड नहीं होता है कि जिससे वो बहुत काम अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पर कर सके। ठीक है, सेम वैसे ही फोकस स्ट्रेटजी की बात करें या नेक्स्ट स्ट्रेटजी की, तो वहां पे हमें क्या करना था, फोकस स्ट्रेटजी में हम ये सिर्फ और जनरली स्मॉल कंपनीज के थ्रू काम किया जाता है इस स्ट्रेटजी पर। जनरली बिग कंपनीज इसमें काम नहीं करती है। स्मॉल कंपनीज वो भी जो कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं विद बिग वंस, बड़ी कंपनीज से सिर्फ वो क्या करती हैं, वही ही इस स्ट्रेटजी में पार्ट लेती है, क्योंकि उनका मेन फोकस सिर्फ ओवरऑल जो उनका फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं में ही उन्हें कॉस्ट या डिफरेंशिएशन कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके कस्टमर के बीच अपने प्रोडक्ट को और फोकस करना होता है। बच्चों एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। ओके, तो ये जो फोकस स्ट्रेटजी है इसमें भी डिपेंड करता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को पर जो फोकस कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, या तो कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू या फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू। ठीक है, ये इसीलिए कहा गया है कि ये सिर्फ और जनरली एक वर्ड यूज किया गया है कि ये स्पेशली सिर्फ छोटी स्मॉल स्केल कंपनीज के थ्रू यूज किया जाता है, जो कि क्या करना चाहती है, कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती है with their
बोलो विद देयर, लिखा हुआ है टू अवॉइड कंपटीशन विद बिग वंस, अपने से बड़ी कंपनी से जो कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं, ठीक है। विद बिग वंस, आगे क्या लिखा है, इन अडॉप्टिंग अ नैरो फोकस द कंपनी आइडियली फोकसेस ऑन अ फ्यू टारगेट मार्केट्स also called a segmentation strategy or niche strategy. These should be distinct groups with specialized needs. The choice of offering low prices or differentiated products or services should depend on the needs of the selected segment and the resources and capabilities of the firm. It is hoped that by focusing your marketing efforts by one or two narrow market segments and tailoring your marketing mix to these specialized markets, you can better meet the needs of that target market. The firm typically look to gain a competitive advantage through product innovation and or brand marketing rather than efficiency. A focused strategy should target market segments that are less vulnerable to substitutes or where they want to earn above average return on investment. छोटी कंपनीज की बात की गई थी, ठीक है, कि ये जनरली ये स्ट्रेटजी स्मॉल कंपनीज के थ्रू ही यूज की जाती है फॉर अवॉइडिंग कंपटीशन विद देयर बिग वंस, ठीक है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, नैरो फोकस रखती है। नैरो मीन ज्यादा बड़ा नहीं, उसका मेनली फोकस रहता है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर अपने टारगेट मार्केट को ही सेगमेंट कर पाए, ठीक है, और उन्हीं की ही नीड को फुलफिल कर पाए बाय ऑफरिंग देम लो प्राइसेस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कम प्राइस में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करें कंपनीज को, किसको, जो भी कंपनी है वो अपने कस्टमर को, और जो भी उनकी नीड्स है वो उसी सेलेक्टेड सेगमेंट में या उसी रिसोर्स और कैपेबिलिटीज से वो फुलफिल कर पाए। ऐसा कंपनी का वो होती है, या ऐसा कंपनी का मानना होता है कि अगर कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पर मेन फोकस करे तो वो, या मार्केटिंग एफर्ट्स पर फोकस नहीं, जो भी मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, अगर उसका मेन फोकस उस पर है, क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा 3 होते हैं जो कि सर्विस मार्केटिंग के होते हैं 3 पीस एडिशनल, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अगर वो इन पर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पर अगर और अच्छे से ध्यान दे पाएगी, तब वो शायद अपने टारगेट मार्केट की नीड को और अच्छे से फुलफिल या सेटिस्फाई कर पाएगी, ठीक है। The firm typically looks to gain a competitive advantage through product innovation and or brand marketing rather than efficiency. फर्म को अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना है तो उसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाना होगा और ब्रांड मार्केटिंग को यूज करना होगा rather than to improve efficiency. एफिशिएंसी तो वो इम्प्रूव अपनी कर ही लेंगे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पे काम करके, बट और ज्यादा अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है और कस्टमर के माइंड में उसकी एक इमेज सेट करनी है, तो इसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा क्या करना होगा कि जो भी उनकी टारगेट मार्केट है सिर्फ और सिर्फ मेनली उनकी नीड्स को फोकस करे बाय ऑफरिंग देम लो प्राइसेस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिसके थ्रू वो उन्हीं कस्टमर्स की नीड्स को क्या करें, सेटिस्फाई कर पाए या फुलफिल कर पाए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, तो जितना आज हमने बताया है ये हमारी थी, क्या थी, ये हमारी सारी जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज थी जिन पर हम काम करके अपने कस्टमर्स को कैसे अपने कस्टमर्स की नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स पर हमें ध्यान देना है लेकिन बहुत ध्यान नहीं, हम बदले में अगर इन्हीं स्ट्रेटजीज का प्रॉपर यूज करें तो हमें अपने कस्टमर्स या मार्केट के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में अपने कस्टमर की बेस्ट इमेज या अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पर काम करके अपने कस्टमर्स की नीड्स को या सेटिस्फाई या उन्हें फुलफिल करना होता है। इतना क्लियर है? अभी जो लास्ट पीडीएफ था इससे सारे नोट्स तुम्हें उसी में ही मिलेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा तब नेक्स्ट पीडीएफ सेंड करेंगे। फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जितना बताया है उतना क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब आज की क्लास वाइंड अप करें।
Yes, ma'am. ओके बच्चों अटेंडेंस जरूर से पोस्ट कर देना ग्रुप पे, ठीक है? ओके Yes, ma'am. ओके चलो फिर अब वाइंड अप कर रहे हैं, फाइन। Yes, ma'am. ओके बच्चों, ओके।